अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये 2 मिनट है, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते हैं। वालेकुम सलाम सर। तब तक बाकी लोग भी ऐड हो जाएं। ओके सॉरी यार, लेक्चर 11 बजे ही होगा। अभी सब पूछ रहे थे कि 2 बजे ही होगा ना लेक्चर। जो है ना वो रोज़ाना 11:15 बजे ही होगा। सिर्फ उसके अलावा मेरे ख्याल से ट्यूसडे के अलावा शायद उसके 12 बजे होगा। क्योंकि आज जो है ना वो लैपटॉप अपडेट पे चला गया था। वो विंडो 10 है, पता नहीं वो ओरिजिनल विंडो है, वो अपडेट ही कर रहा था उस टाइम से। तो अभी 1 बजे जो है ना उसकी 12:30 1 बजे अपडेटेशन जो है, जो भी अपडेट है उसका वो ख़त्म हुई है। तो इस वजह भी मैंने लेक्चर जो है ना वो थोड़ा डिले कर दिया। अदरवाइज लेक्चर का टाइम जो है ना वो यही है, 11:15 होता था ना, 11:15 बजे ही है, 11 यस 11:15 बजे। एक्सेप्ट शायद ट्यूसडे को मेरे ख्याल से 12 बजे। चलो जी, 2:05 हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर हो गया, 5 मिनट का वेट था हम सबके लिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था जनाब साहब वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें 9 गैप वगैरह पढ़ा था कि 9 गैप को जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो है क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोनिक, जो है ना ये क्लोरीन वगैरह, और ये सारी की सारी चीज़ें, बाइकार्बोनेट जो है आयन, वो इसमें देखे जाते हैं। और उनका जो दरमियान उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एनाइन गैप कहते हैं। और बाज़ औक़ात वो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन आपके पोटेशियम ये सारे लेवल सेम होते हैं। उनकी वजह हो सकती है लैक्टिक एसिड की भी वजह से हो सकता है। तो उसकी भी मुख्तलिफ वजूहत हमने देखी थी कि वो लैक्टिक एसिड का जो है वो किस वजह से जो है वो लैक्टेट जो है वो किस वजह से इंक्रीज हो सकता है। उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह है, ठीक है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, रीनल फेलियर है, तो उसमें लैक्टेट का लेवल, लैक्टेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आयरन गैप जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है, लेकिन आपका जो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो ठीक हो रहा होता है, नॉर्मल आ रहा होता है। फिर हम लोगों ने जो है ना वो कुछ ड्रग्स भी डिस्कस किए हैं कि जो इस हवाले से जो है वो सीरम पोटेशियम लेवल को जो है वो ऑल्टर करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और फिर रीनल फंक्शन टेस्ट हम लोगों ने चेक किया था कि रीनल फंक्शन टेस्ट में ज़्यादातर क्रेटिनिन और यूरिया ये चेक करते हैं कि क्रेटिनिन अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, उसकी एक ख़ास लिमिट है, दैट इज़ अ पॉइंट, शायद 0.5 से या 0.7 से 1.4 तक है। कुछ 1.4 तक कहते हैं, कुछ 1.3 कहते हैं, कुछ लेबॉर्ट्रीज जो है वो 2 तक, कुछ स्टैंडर्ड 2 तक भी जो है ना उसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। तो उससे ऊपर अगर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि क्रेटिनिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रीनल फंक्शन जो है वो या किडनी जो है वो पूरी तरह काम नहीं कर रही, डैमेज हो रही है कहीं ना कहीं से, ठीक है। और साथ में कुछ ऑक्सलेट क्रिस्टल हम लोगों ने कहा था कि अगर लार्ज नंबर में यूरिन से पास आउट हो रहे हैं तो सजेशन है कि मतलब एक आइडिया हो सकता है कि एथिलीन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग हो, या दूसरे लफ्जों में कि अगर प्रोटीन यूरिन से पास आउट हो रही है तो इसका भी यही मतलब है कि जनाब साहब किडनी को कोई ना कोई टॉक्सिन जो है वो डैमेज कर रहा है, कोई नेफ्रोटॉक्सिक चीज़ जो है इंजेस्ट कर ली हुई है बॉडी के अंदर। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम सीरम ऑस्मोलैलिटी हम लोग पढ़ेंगे कि सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होती है और कौन सी ड्रग जो है वो इसको चेंज करती है। द कैलकुलेटेड सीरम ऑस्मोलैलिटी इज डिपेंड मेनली ऑन द सीरम सोडियम। सीरम सोडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ग्लूकोज के ऊपर, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है। कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इस फार्मूले के तहत जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो सीरम ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। पोटेशियम उनको मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 से, उसमें प्लस कर देते हैं, पहले प्लस करते हैं ग्लूकोज और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इनको
प्लस कर देते हैं और फिर क्या नाम है 18 से या 3 से जो है वो डिवाइड करते हैं। हमारे लिए फार्मूले के तहत जिस तरह भी है आप उसको कैलकुलेट कर लेते हो सीरम ऑस्मोलैलिटी को। अच्छा, आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। सर Yes, आपकी sir, आ रही है। एकदम से ना दूर हो जाती है आवाज। एकदम से दूर हो जाती है? अच्छा, अब नहीं होगी दूर। ठीक है, तो ये ऑस्मोलैलिटी का फार्मूला है। इसके तहत हम, आपके पास सोडियम यानी कि कितना है बॉडी में मिली इक्विवेलेंट, वो पता होना चाहिए। ग्लूकोज ब्लड से आपको पता चल जाता है कि ग्लूकोज का लेवल कितना है बॉडी में। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी आप ब्लड से एस्टिमेट कर लेते हो। तो ये फार्मूला पुट करके आप सीरम ऑस्मोलैलिटी निकाल सकते हो कि सीरम ऑस्मोलैलिटी कितनी है। ठीक है ये। और दूसरा है द कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉर्मली जो है वो 280 290 मिलियोस्मोल पर लीटर के हिसाब से आती है। एथेनॉल एंड अदर अल्कोहल may contribute significantly to the measure of a serum osmolality, but since they are not included in a calculation causing the osmolar gap. जिस तरह मैंने कहा था लास्ट टाइम के ये भी osmolality को एथेनॉल, जिस तरह मैंने कहा था कि लैक्टेट जो है वो क्या उसे कहते हैं एनाइन गैप को इंक्रीज करता है। ठीक है, एनाइन गैप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हालांकि वो इस कैलकुलेशन में नहीं है। इसी तरह एथेनॉल भी इस कैलकुलेशन में नहीं है, लेकिन ये भी ऑस्मल गैप जो है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो और फिर जनाब साहब एक मैयर्ड ऑस्मोलैलिटी यानी कि क्या उसे कहते हैं मशीन वगैरह से या क्या उससे कहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे आप कैलकुलेट मैयर कर लेते हो कि ऑस्मोलैलिटी कितनी है। जब आप उसको मैयर कर लेते हो और उसमें से कैलकुलेटेड माइनस करते हो कि अगर दोनों सेम होंगी तो वो जो है वो जीरो आ जाएगा, क्या उसे कहते हैं आंसर जीरो आ जाएगा। अगर मैयर्ड ज्यादा आ रही है और कैलकुलेटेड आपकी नॉर्मल आ रही है 280 290 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ठीक है, ग्लूकोज ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ठीक है, बट देयर इज समथिंग एल्स के जो इस गैप को बढ़ा रहा है। वो क्या चीज हो सकती है? वो एथेनॉल हो सकता है। ठीक है, वो क्या चीज हो सकती है? वो एथेनॉल इस चीज को जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक हो गया? मार्च में उसके बाद चलते हैं हम लोग जी। एक मिनट ठहरना याद रहा, एक मिनट दो मुझे बड़ा पहले ही हफ्ता आया था 2-3 को हफ्ते इतवार, फिर जो है 9-10 से 16-17, उसके बाद 22 से 27 तक छुट्टियां थी, लेकिन 23 और 24 हफ्ते इतवार था। 27 तक की छुट्टियां। 22 से थी ना छुट्टियां। हसन नवीद अपना माइक बंद कर लो यार।
सॉरी यार फॉर द इंटरप्शन। अच्छा उसके बाद जनाब साहब ऑस्मोलैलिटी, सीरम ऑस्मोलैलिटी या ऑस्मल गैप जो है वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो कैलकुलेटेड है आपके पास आ जाती है, और फिर एक मेजर्ड ऑस्मोलैलिटी आपके पास होती है, उनका डिफरेंस आप निकाल लेते हो। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उससे उससे कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस निकलती है वो फिर आपको बताता है कि अगर तो सोडियम या ग्लूकोज या वो क्या उसे कहते हैं ब्लड यूरिया जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड में भी ये नॉर्मल वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। और अगर ये चीजें नॉर्मल है और फिर भी जो है आप डिवाइस से भी चेक करते हो और उससे जो है वो इंक्रीज आ रही है ऑस्मोलैलिटी, तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाब साहब ये यहाँ पे ना कोई गैप है, ऑस्मल गैप किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मेजर ज्यादा है और कैलकुलेटेड जो है वो कम है, ये वाइस से जो भी है। ठीक है, तो एथेनॉल या किसी भी चीज की, इसका मतलब है कि किसी ना किसी चीज जो है ना वो ऑस्मल गैप को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम जो है, वाइडनिंग ऑफ, अगर आप देखें वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो मोर देन 100 मिली सेकेंड अगर उससे ज्यादा बन जाता है QRS, अगर आप उसको देख लें, क्या उसे कहते हैं, जो ग्राफ है ECG का ग्राफ है उसको देखें तो अब आ रही है आवाज? लिख रही आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही है। जी सर आ रही बार है। बार मैसेज क्यों कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही? तो उसमें QRS मसलन वो अगर आप ग्राफ को देखें तो Q और R S और T के सारे एजेस होते हैं, इनके दरमियान एक खास किस्म का जो है वो गैप होता है, क्या होता है, ड्यूरेशन होता है कि Q के बाद R फिर S फिर T, ये जो है ये चीजें आनी होती। तो फिर वो कुछ ड्रग जो होती हैं वो उस ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में जो है वो ग्राफ जो है वो चलता होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर 100 मिली सेकेंड से वो ड्यूरेशन ऊपर हो जाता है, उनकी वाइडनिंग हो जाती है, यानी कि वो जो QRS के दरमियान गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब वो गैप इंक्रीज होगा तो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि ECG खराब आ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन कार्डिक रिदम। ठीक है, इसे टिपिकल ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की है और क्यूनिडाइन ओवरडोज की वजह से हो सकता है। ठीक है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन है और क्यूनिडाइन जो है वो एंटी एरिथमिक ड्रग इटसेल्फ है। ठीक है, तो इसकी ओवरडोज से जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह QT इंटरवल जो है वो मे बी प्रोलॉन्ग टू द मोर देन 450 मिलीसेकंड तक चला जाता है इन मैनी पॉइजनिंग इंक्लूडिंग क्यूनिडाइन एंटी डिप्रेसेंट है, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक और लिथियम और आर्सेनिक की वजह से। ठीक है, एक और ड्रग भी है, कोई बताएगा, आजकल बड़ा यूज भी हो रही है, वो भी QT रेट जो है वो इंक्रीज कर देती है, प्रोलॉन्ग कर देती है। QT इंटरवल जो है, यानी कि QOT के दरमियान जो इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। अगर आप ECG में QOT को देखें तो एक खास उनके दरमियान इंटरवल होता है, उस इंटरवल को जो प्रोलॉन्ग कर देती है। सर ये हाइड्रोक्लोरोक्विन सर। हाँ जी, हाइड्रोक्लोरोक्विन है और एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो इन दोनों का जो साइड इफेक्ट है वो QT प्रोलॉन्गेशन है। ठीक है, इसीलिए जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें हालांकि ये यूज हो रही है, न्यू हॉस्पिटल में भी एजिथ्रोमाइसिन की यूज हो रही थी और क्लोरोक्विन वगैरह भी यूज हो रही थी। ठीक है, जी जी इमरान बोले। हेलो इमरान, हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलें क्या बात है? शाहजी बोलो। हेलो, ठीक है, तो अजिथ्रोमाइसिन और ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये भी प्रोलॉन्गेशन करते हैं ऑफ QT रेट। ठीक है, और एरिथमिया काज करती हैं। बाकी ये जितनी भी आपके सामने जो ड्रग एग्जांपल्स हैं ये भी, इनका भी काम यही है। तो बताने का मकसद ये है कि QRS अगर ड्यूरेशन इंक्रीज होता है तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्यूनिडाइन वगैरह की ओवरडोज हो सकती है। अगर QT है तो फिर क्यूनिडाइन की भी हो सकती है, एंटी डिप्रेशन एंटीसाइकोटिक की भी हो सकती है, लिथियम और आर्सेनिक की भी जो है वो पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है, आप इसको तभी जज कर सकते हैं कि जब आप क्या उसे कहते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं।
डिस्कनेक्ट करके टाइम कितना है यार, आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही यार आवाज। बाकी आ रही है आवाज आप लोगों को? हेलो, जी सर आ रही है। आ रही? हाँ, उसके बाद अगला जो है, अगला एग्जामिनेशन है, दैट इज अ इमेजिंग फाइंडिंग। ठीक है, प्लेन फिल्म ऑफ एब्डोमिनल पर्टिकुलरली फॉर द आयरन एंड पोटेशियम में रेडियो ओपेक आप जो है वो उसका प्लेन एक्सरे ले सकते हो, या रेडियो ओपेक जो है वो एक्सरे वो ले सकते हो प्लेन एब्डोमिनल। चेस्ट एक्सरे फॉर द एस्पायरेशन निमोनिया, हाइड्रोकार्बन निमोनिया एंड पल्मोनरी एडिमा वगैरह। ठीक है, उसमें ये होता है रेडियो ओपेक एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, और वो इंजेक्शन जो है वो क्या उसे कहते हैं, या इंजेस्ट करवा दिया जाता है। एब्डोमिनल में क्या होता है, इंजेस्ट करवा दिया जाता है, और वो वहाँ पे जाके जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे जाके वो रुक जाता है। ठीक है, या डिपॉजिट हो जाता है, और फिर जब आप प्लेन एक्सरे वगैरह इमेजिंग लेते हो तो वो चीज़ वहाँ पे ब्लिंक करती है, तो आपको पता चल जाता है कि फलाना पार्ट जो है वो क्या उसे कहते हैं डिस्टर्ब है। इसी तरह चेस्ट एक्सरे में भी फॉर एस्पायरेशन निमोनिया, हाइड्रोकार्बन निमोनिया और पल्मोनरी ओडीमा में आपको चेस्ट एक्सरे से जो है वो वाजिया नज़र आ जाता है कि कोई ना कोई मटेरियल है या कोई ना कोई चीज़ है चेस्ट के अंदर, पर अपना ये लंग्स के अंदर। ठीक है, वो एक्सरे जो है वो इस काम के लिए आप जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा सीटी स्कैन फॉर द हेड ट्रॉमा, कि अगर कोई ब्रेन इंजरी हुई है किसी ड्रग की वजह से, या ट्रॉमेटिक इंजरी में भी आप सीटी स्कैन करते हो कि कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज है। ठीक है, तो उसकी वजह से कौन सा पार्ट बॉडी का जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टेस्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोसिस प्रोसीजर्स हैं, जिनको आप जो है वो बरूएकार ला के किसी भी चीज़, किसी भी ड्रग का, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल की जो है वो क्या उसे कहते हैं टॉक्सिसिटी को जो है वो डायग्नोस कर सकते हो कि किस चीज़ की टॉक्सिसिटी है या किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद है डीकंटामिनेशन। आप उसको डीकंटामिनेट क्या करते हो, कैसे करते हो कि अगर स्किन के ऊपर कोई चीज़ गिर गई है, तेजाब वगैरह है, या कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड या दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ठीक है, स्किन टॉक्सिसिटी हो चुकी हुई है, तो फिर क्या है कि आप उसको धो लेते हो, अच्छी तरह धो लेते हो। ठीक है, और इमोलिएंट वगैरह लगा लेते हो अगर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और फिर फर्दर ऑन उसकी फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हो। जीआईटी में क्या है कि जीआईटी में डिसकंटामिनेशन आप किस तरह करते हो, मैसेज करवा देते हो। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ क्या उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड का आप पिला दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मैसेज स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी उसके अंदर होंगे गैस्ट्रिक कंटेंट में जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। एमन, हेलो एमन, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ? जी सर हो गया। अच्छा, मैसेज के थ्रू कर सकते हो आप जीआईटी की डीकंटामिनेशन। उसके अलावा गैस्ट्रिक लिवाज आप कर सकते हो, गैस्ट्रिक स्टोमिक की जो है वो लिवाज के थ्रू आप कर सकते हो। तीसरा एक्टिवेटेड चारकोल आप खिला दो। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जितना भी वो टॉक्सिक मटेरियल होगा जो स्टमक में मौजूद होगा, नॉट इन अ सर्कुलेशन, ठीक है, वो उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होगा और वो बॉडी से चारकोल जो है वो वैसे ही वॉश आउट हो जाएगा और टॉक्सिन को भी साथ ही ले जाएगा। कैथार्टिक अगर वो स्टमक से निकल के इंटेस्टाइनल लेवल के ऊपर आगे नीचे, तो फिर आप कैथार्टिक दे देते हो। वो क्या कहता है, वो बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करता है, कैथार्टिक, परलेटिव और लैक्सेटिव जितने भी हैं, और वो थ्रू क्या उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल फीसिस जो है उसको बाहर फेंक देता है, जो वहाँ पे मौजूद है, जो अब्जॉर्ब हो गया उसको फिर आप अलग से मैनेज करते हो। ठीक है, ये उनकी है कि डीकंटामिनेशन जो अभी अब्जॉर्ब नहीं हुई उसको आप लोग डी मेथड ऑफ इनहांसिंग द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन। अब अगर वो अब्जॉर्ब हो गया हुआ है तो फिर आप किस तरह से उसको जो है वो एलिमिनेट कर सकते हो। डायलिसिस प्रोसीजर्स है कि आप डायलिसिस करवा देते हो, उसकी पेरिटोनियल डायलिसिस है, तो उसमें ये जो पेट की एपिथेलियम है इसी को ही एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करके, और यहाँ से कोई प्रोसीजर होता है करके, तो एक डायलिसिस सिस्टम बना देते हैं, और वहीं से फिर जो है वो ब्लड को जो है वो फिल्टर करवाते रहते हैं और सारी चीज़ें जो वहाँ से वॉश आउट करवा देते हैं। अगर पेरिटोनियल से भी ना हो तो फिर हीम डायलिसिस, आपको पता है, आप लोगों ने वो डायलिसिस मशीनें देखी हुई हैं, वहाँ पे फिर वो ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं थ्रू द हीम डायलिसिस और थ्रू दैट पर्टिकुलर मशीन्स, तो उसमें से टॉक्सिन और जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो अलहदा कर दी जाती हैं। ठीक है, और ब्लड प्यूरिफाइड हो जाता है। उसके बाद है फोर्स डायलिसिस और पीएच मैनिपुलेशन। ठीक है, फोर्स डायलिसिस क्या है कि आप जो है
या तो बहुत ज़्यादा पानी पिला दो, ठीक है, वो फोर्स डायरेसिस है उसमें, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप एंटी डायरेटिक डायरेटिक ड्रग्स जो है वो दे देते हो। और दूसरी पीएच मैनिपुलेशन क्या है कि अगर आपको पता है कि एसिटिक ड्रग की टॉक्सिटी हो चुकी है तो फिर आप बेसिक ड्रग सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह दे देते हो। उससे क्या होता है कि वो एसिडिक ड्रग जो बॉडी में है वो उसके साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं, साल्ट बना के उनका असर खत्म हो जाता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। अगर बेसिक ड्रग है तो फिर आप कोई एसिडिक ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करवा देते हो जो उसको टैकल कर सके, उसको क्या उसे कहते हैं, उसके पीएच को ख़त्म कर सके या उसको जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं डिकंटेमिनेशन करने के। अगर वो बॉडी से अब्जॉर्ब नहीं हुई तो फिर आपने डिकंटेमिनेट क्या करना है, कैसे करना है, और अगर वो अब्जॉर्ब हो चुकी हुई है तो फिर क्या तरीका है, ठीक है। उसमें डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीम डायलिसिस, और उसके बाद जो है वो फोर्स डायलिसिस है और पीएच मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो आपकी टॉक्सिकोलॉजी जो है वो यहाँ पे एंड हो गई है। अगला जो टॉपिक है क्या उसे कहते हैं, दैट इज पॉइजन सेंटर है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर है। और पॉइजन कंट्रोल सेंटर में फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक टॉक्सिकोलॉजी जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली प्लीज बता दें। है कोई क्वेश्चन किसी का? कोई है, कोई जवाब दे दो यार, सोए हुए हो सारे। नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, इसको पढ़ लेना, तो फिर अगर हुआ तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई चीज़ पूछने वाली होगी, ठीक है। अभी इसको यहीं पे वाइंड अप कर दूं मैं फिर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।